अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वॉचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाजरीन, किसी भी माशरे की कामयाबी का मयार उसके तालीमी इदारे होते हैं, खा वो यूनिवर्सिटी हो, मदारिस हो, कॉलेजेस हो या स्कूल हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे तालीमी इदारों में कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो माशरे में बिगाड़ को जन्म देते हैं और हमारे सर शर्म से झुका देते हैं। कई इदारों में ऐसे वाक़यात भी हुए जिसकी वजह से बच्चों ने जहनी स्ट्रेस में आकर ख़ुदकुशी की कोशिश भी की। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हमारे सामने आए, उसके अलावा हरासमेंट के केसेस हमारे सामने आए। बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसे केसेस भी हुए जिनमें बच्चों का ताल्लुक गरीब घरानों से था, जिसके बाद सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया, घर वालों पर दबाव डाला गया कि वो कानून का रास्ता ना अपनाएं और खामोशी से इस बात को दबा दिया गया। आखिर वो कौन लोग हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों का सद्देबाप कैसे मुमकिन है, किन इक़दामात की ज़रूरत है, साथ ही साथ तालीमी निज़ाम को ठीक करने, मदारिस रिफॉर्म्स, सोशल अवेयरनेस और इन केसेस से मुतालिक कौन सी रिफॉर्म्स मज़ीद दरकार हैं। बात करने के लिए हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जवाद अहमद साहब, सारिम बनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और ताहिरा मलिक भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है जवाद अहमद साहब ने, समाजी कारकुन है। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, आपने वक्त दिया। सर, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बार बार सामने आ रहे हैं, हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? आपने चाइल्ड अब्यूज़ के लिए काफ़ी काम किया है। देखिए, इस वक्त मुआशरा जो है ना, उसके अंदर बेरोजगारी है, गुर्बत है, इलाज नहीं लोग करा सकते, कोविड का ज़माना चल रहा है। वैसे भी पाकिस्तान में महरूमी और वो कहते हैं ना बेबसी बहुत हाइट पे है। तो आप क्या समझते हैं कि एक ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे इतनी फ्रस्ट्रेशंस हो, जहाँ पे लोग अपने रोजी रोटी के लिए कुछ करना चाहें लेकिन उनके पास राह ना हो, तो फिर लोग जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, उनके जहन किस तरफ जाएंगे? वो कहते हैं ना कि भूखा जो होता है उसका तो मज़हब भी कोई नहीं होता, उसको तो रोटी चाहिए होती है। इसी तरह वो साहिल लुधियानवी का एक शेर है जिसका पहला मिसरा है कि भूख हिस्से लताफत को मिटा देती है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है समझना कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो एक तरफ तो लोगों के पास कुछ ना होने की हैं और दूसरा फिर उसकी वजह से उनको जो मुआशरे में इज्जत नहीं मिलती। फिर लोगों की अगर हम फ्रैंकली बात करें तो लोगों की शादियां नहीं होती। लोग जो है जहाँ पसंद की शादी करना चाहे वहाँ वो नहीं कर सकते। यानी टाइमली शादी हो जानी चाहिए। जवाद अहमद साहब, मैं निहायत एहतराम के साथ मैं इस शेर को कंप्लीट करना चाहूँगी, मेरे जहन में घूम रहे जो भी आपने सुनाया। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती। लेकिन सर, भूख का मामला तो अलग है, लेकिन बच्चों को अपनी हवस का शिकार करना ये कहाँ की इंसानियत है? छोटे छोटे बच्चे मदारिस में, अब एक बच्चे को अगर दाखिल करवा दिया जाता है, महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा वो बच्चा अपने घर जा सकता है, यानी कि वो बच्चा हर वक्त अवेलेबल होता है, उसके अब्यूज़ के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसको डील कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर तो हमने यहाँ पे ये बात करनी है ना कि ये जो है क्यों हो रहा है और किस तरह हो रहा है, तो फिर तो बात की जा सकती है। सिर्फ ये करनी है कि ये क्यों ये हो रहा है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। मजम्मत करने से होगा नहीं कुछ। इसलिए आपने जो पहला जो शुरू किया ना आपने जहाँ से कि ये कहाँ की इंसानियत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो इंसानियत तो कहीं की भी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही। कोई चोरी करता है, डाका डालता है, रेप करता है, बच्चों के साथ ज्यादती करता है, तो इसमें कौन सी दो राय हैं कि ये गलत बात है? हम तो इसलिए बैठे हैं यहाँ पे ताकि इसके असबाब मालूम कर सकें कि ये होता क्यों है। तो आप जो कह रहे हैं वो तो उसका एक तनाजर है ना। आप उन बच्चों को, जिन बच्चों की आप बात करें जो मदरसों में जाते हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनको मुतबादल दिया है कुछ? क्या एजुकेशन उनको गवर्नमेंट दे रही है? इस वक्त मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान में जो है 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। 2.5 करोड़ तो गवर्नमेंट अपने मुंह से मानती है। इसका मतलब है कि आपके पास बच्चों को तालीम देने के लिए रियासत ने अपने हाथ उठा दिए हैं, वो जिम्मेदारी से सबकदोश हो गई है। इस वक्त रियासत जो है उसको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नजर नहीं आ रहा। जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ये नजर नहीं आता कि हमारे दस्तूर में लिखा है कि तमाम बच्चों को तालीम देना जो है वो रियासत का फर्ज है और तमाम लोगों को इलाज की फैसिलिटी देना वो भी रियासत का फर्ज है। तो अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो जाहिर बात है कि फिर लोग अपनी किसी न किसी तरीके से राह निकालते हैं। आप पानी को कहीं पे भी छोड़ेंगे ना तो वो चाहे गंदी नाली की तरफ जाएगा या वो किसी साफ जगह पे जाएगा जहाँ ढलवान होगी, वो चला जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो आखिरकार
सोशल प्रोडक्ट्स होते हैं। हम इस सोसाइटी के अंदर ही जन्म लेके सोसाइटी से ही हम परवान चढ़ते हैं इसके अंदर, और जब तक कि किसी दिमाग में कोई खराबी ना हो, वो तो फिर एक मेडिकल रीजन हो गया ना, जब तक कोई दिमाग में खराबी ना हो उस वक्त तक हमें ये देखना पड़ता है कि मुआशरे के अंदर रुझानात जो है वो किन सोशल कंडीशंस और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रियासत अगर अपना रोल अदा नहीं करेगी तो ये वाकयात हम इसकी मजम्मत बेशक करते रहें लेकिन ये रुकेंगे नहीं। जवाद अहमद साहब, आप रियासत के रोल की बात करें, एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है जो कसूर में हुआ था, जिसमें बहुत से बच्चों की वीडियोस भी बनाई गई थी, सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसके बाद गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव हुई थी। कुछ दिनों तक हमने काफ़ी हलचल देखी, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई, कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। ऐसे हालात में आइडियली होना क्या चाहिए था, और उस वाक़े के बाद अभी जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या एक वाक़े के बाद दोबारा ये वाक़या पेश आना चाहिए था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ये पाकिस्तान के तमाम बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चे हैं, और जिनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे मैं समझता हूँ रैकेट्स हैं। देखिए, एक होता है ये कि किसी बंदे ने एक टाइम पे वन ऑफ जिसको हम कहते हैं, उसने एक्टिविटी की कोई इस तरह की, किसी भी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने की, वो तो एक जुर्म हो गया ना। लेकिन जब आप बार बार लगातार किसी इंसान को ये करते देखते हैं या एक ग्रुप को करते देखते हैं और फिर स्पेशली उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उनको बेचा जाता है, तो फिर आप ज़हन में रखें कि ये एक रैकेट का काम होता है, एक पूरा एक गिरोह होता है जो कि पैसा कमाने के लिए काम कर रहा होता है। अब वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि एक तो उसको पता होता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, रियासत ने मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं तो आराम से बच जाऊंगा। रियासत को तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है, उसके नाक के नीचे लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि उन लोगों को लगता है कि हमारे पास जो पैसा कमाने का इससे बेहतर तरीका है कोई नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी इंसान के पास MBA की डिग्री हो या किसी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री हो या कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो, तो बहुत ही कोई मिनिमल किसी कोई चांसेस होंगे कि वो इस तरह का कोई काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा भी आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखें ना, वहां पर भी आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन जहां पर भी मिलेंगी आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के, और आप खुद चेक कर लीजिए कि जहां पर भी आपको मिलेंगी वहां पे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है ना, जैसे जहां पे जो हम कहते हैं ना लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनके अंदर से ऐसे मुजरिम निकलते हैं जो इस तरफ जा रहे होते हैं। ये पूरी एक स्टडी है, ये वेस्ट के अंदर भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पाकिस्तानी वहां पे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तानी दो किस्म के हैं जो बाहर रहते हैं। मैं इसलिए इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि हम एडवांस वर्ल्ड की बात कर लेते हैं कि वहां पे क्या होता है। तो हमारे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनमें से एक है जो अमीर हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं। उनके माँ बाप के पास बड़े बड़े घर होते हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं, और वो उनके बच्चे अगर आप उनको देखें तो बड़े सिविलाइज से होते हैं, बड़े उनकी अपनी एक खास एक लाइफ होती है। लेकिन जब आप दूसरे पाकिस्तानियों की तरफ जाते हैं या एशियंस की तरफ जाते हैं तो उनके बच्चे जो हैं, आजकल इंग्लैंड में खास तौर पे आपको शायद पता हो कि पाकिस्तानी इंडियंस और भी बहुत सी कम्युनिटीज हैं, और फिर अमेरिका में ब्लैक्स हैं जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, तो वो सब कुछ करते नजर आते हैं। अभी केसेस हुए हैं इंग्लैंड में, आपको मालूम होगा, वहाँ पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। तो मसला ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके अंदर आपको ये ज्यादा चीजें मिलेंगी, ये अबेंडेंट नहीं मिलेंगी। हाँ, जो जहाँ पे खुशहाल लोग हैं वो ये चीजें करते आपको कम नजर आएंगे। ठीक, जवाब सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जवाद साहब, अभी कैस्ट्रेशन लॉ जो पास हुआ उसके लिए कंडीशन ये रखी गई है कि एक बंदे को जब उम्र कैद की सजा होगी, वो सजा पूरी करने के बाद बाहर जाएगा, जब वो दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो कैस्ट्रेशन इंप्लीमेंट होगी। इस कानून को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे इसके हक में ही नहीं हूँ। इससे तो बहुत से और भी नुकसानात होंगे। मैं तो इस गवर्नमेंट की किसी भी बात जो है उसको समझता नहीं कि वो कोई सेंसिबल हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह वो इकोनॉमी चला रहे हैं इसी तरह वो सोसाइटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो रिसेंटली भी जो बात हुई है, मैं इस पे बहुत हैरान होता हूँ कि अभी जो लिबास की भी बात हुई है, तो या तो प्राइम मिनिस्टर जो है या जो भी लोग हैं वो बताएं ना कि कौन सा लिबास है, वो रिकमेंड करें और लिखें कि औरतें ये लिबास पहनेंगी, नहीं तो जो है हमारा कोई जिम्मा नहीं है। तो वो लिबास बताएं फिर सारों को। तो ये तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है ना कि आप जो भी मुंह उठा के आप कह दें और आप कहें कि ये हम सही कर रहे हैं। कैस्ट्रेशन जो है उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी।
आपके ख्याल में ये मसले का हल नहीं है? कैस्ट्रेशन से फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बढ़ेगी? मसले का हल नहीं है। ठीक है, जवाद अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा बड़ा नुकसान होगा इससे। बहुत शुक्रिया, जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सारिम बर्नी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन है। सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है, हरासमेंट के केसेस तालीमी इदारों में सामने आते हैं। आपके ट्रस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वकीलों की फीसें, जो कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं। किस तरह से हेल्प आउट करता है आपका इदारा उनको? बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल हैं और वकीलों की फीसें भी नहीं दे सकते, वो लोग आते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ मामला यहाँ नहीं हल होता कि वकील फराम कर दिया जाए। मामला तब हल होगा जब इन केसेस को फास्ट ट्रैक पर लेकर के जाएं, फौरी केसेस चले, फौरी फैसले हों, फौरी टेस्ट आए, DNA आए, तो फौरी जो है ना सिस्टम चले और काम करे और सजा की तरफ लेकर के जाए। लेकिन जहाँ सालों लग जाने, वहाँ आपको पता है कि इंसान तो बड़ा एक अजीब सी चीज बनी है। वो अगर मैं समझता हूँ मर के दोबारा जिंदा होता ना, तो पहले से ज्यादा खतरनाक आता वो माशरे के अंदर। क्यों? क्योंकि हम अपनी जब बिस्तर पे होते हैं तो माफियत हम करते हैं, जैसे ही हम सेहतमंद होकर के बिस्तर से उतरते हैं, फिर हम उसी जिंदगी की तिश्ती और तूफान के अंदर चले जाते हैं। तो बात यह है कि एक सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसपे जल्द अज जल्द सजाएं हो। सारिम बर्नी साहब, आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब तक जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं होती, क्या अवेयरनेस के जरिए हम इस मामले को फास्ट पेस पे हल कर सकते हैं? सिस्टम बनाना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा, सजाएं देनी पड़ेंगी, फिर यकीन जाने किसी अवेयरनेस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो सिस्टम नहीं बनेगा और वो सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो सके, वो सिस्टम नहीं जो इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो सके, फिर आप मुझे बताइएगा कि कितने ऐसे वाकयात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हम और आप भूल भी जाएंगे ऐसी बातें फिर। बहुत शुक्रिया। सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बर्नी साहब ने ये तो बता दिया कि किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं और दूसरों को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, इससे मुतालिक बात करने के लिए उसामा खिलजी ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। ये सबसे पहले बताइएगा कि जब चाइल्ड अब्यूज़ की, हरासमेंट की जो वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं, उनको रिपोर्ट किस तरह से किया जा सकता है? बहुत बड़ा मसला है और ख़ासकर सोशल मीडिया पे बहुत इनकी वीडियोस वो होती हैं। इसमें पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोगों के ऐसे वाक़यात के बारे में मालूम होता है तो आप कोशिश करें कि वीडियो ना लगाएं। अगर वीडियो लगानी है एटलीस्ट उसको ब्लर करें, क्योंकि इस तरह का जो मवाद होता है वो लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने खुद बचपन में ये जो है सफ़र किया होता है। और दूसरी बात यह कि बच्चों की जो शिनाख्त है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करें इस तरह की वीडियो सर्कुलेट करने के बजाय इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करें। इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस के पास, ज़रूर आप रिपोर्ट करें अपने मुल्क में, अपने शहर में, जहाँ भी आप हैं, और इंस्टेंटली। और दूसरा जो PM पोर्टल है उसके ऊपर एक ज़ैनब अलर्ट आप जो है इशू कर सकते हैं, जो एक एप्लीकेशन है। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो अच्छा उसामा, दो बातें बताइएगा। एक तो ये कि अगर साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और ज़ैनब अलर्ट जैसे आपने एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो उसमें क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं? अगर एक आम बंदा ऐप को डाउनलोड करता है, वो किस तरह से अपना मसला बताएगा? जी, उसमें आप ऐप में जाएंगे और जो कंप्लेंट्स होंगी उसमें आपको एक ज़ैनब अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करें और उस पर जो है आप डिटेल्स डालेंगे कि क्या जो बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है उसकी डिटेल्स आप डालेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर डालेंगे और उसको आप फिर आगे रिपोर्ट शाया कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा इसके साथ एडिशनली आप 15 को भी, पुलिस को भी कॉल करके बताएं ज़रूर कि क्या मसला है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल को फिर वो फॉरवर्ड किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम जो है रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक तरीका यह है कि FIA का जो साइबर क्राइम सेल है उनके पास आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट है nr3c. मेरे ख्याल से nr3c के नाम से है, और उस वेबसाइट पे आप जाके जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर भी आपको शनाख्ती कार्ड नंबर और जो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह है उनको अटैच कर सकते हैं,
और अपना फ़ोन नंबर और जो डिटेल है क्राइम की वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी FIA के दफ्तर में भी जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर ये करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्ट करें ज़रूर, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही इस तरह के जराइम के खिलाफ जो है एक्शन लेती हैं और इस तरह का जो कंटेंट है जो बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उस कंटेंट को भी सोशल मीडिया से हटाती है। अच्छा तो अगर उसामा, पोस्ट पे आप जाएं फेसबुक तो और फिर आपको ट्विटर दो जो हैं ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली सोशल मीडिया एप्स हैं, तो इनकी पॉलिसी क्या होती है इस तरह की वीडियोस से रिलेटेड? और जब कोई ऐसी वीडियो रिपोर्ट करता है वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या किस तरह से वो इसको प्रोसेस करते हैं? जी, पहले तो ये है कि वो देखते हैं कि ये वीडियो जो है सबसे पहले इंटरनेट पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि पहले इस तरह की वीडियो को वो सोशल मीडिया से हटाएं। तो अगर आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप पुलिस और उनको टैग करें, उन अकाउंट्स को बताएं और फिर इन वीडियो को हटा दिया जाता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी में यही है कि अगर बच्चों के साथ तशद्दुद हो रहा है और उस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है तो वो पब्लिक कंजम्पशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की शनाख्त का मसला भी होता है और दूसरा दीगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आपने पॉलिसी से मुतालिक बता दिया उसामा। ये फरमाइएगा कि जो प्राइवेसी लॉज हैं वो क्या कहते हैं? अगर आपने जैसे पहले कहा कि वीडियोस को ब्लर कर देना चाहिए अगर कोई ऐसी पोस्ट होती भी है तो, लेकिन लोग एज इट इज़ वीडियो जैसे ही उनको मिलती है वो उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कंडेम कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उस बच्चे की या जो भी मुतासरा शख्स होता है उसकी प्राइवेसी नहीं रहती, उसकी फैमिली बहुत सारी चीज़ें फेस करती है, बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो प्राइवेसी लॉज क्या हैं और प्राइवेसी का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जैसे आपने खुद कहा, एक जो है कुछ लोगों का मकसद होता है कि उसके बारे में अवेयरनेस के लिए वो लाते हैं, लेकिन उनको ये भी एहसास करना चाहिए कि जिस तरह आपने कहा कि आप बच्चे की प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। तो इससे अगर उनके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लॉ के तहत भी आ सकता है। जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, साइबर क्राइम लॉ, उसमें जो है एक सेक्शन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से स्पेसिफिकली डील करता है। तो सेक्शन 22 मेरे ख्याल से है जो डील करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, और उसके तहत अगर आप गलत नियत से इस तरह की वीडियो इंटरनेट पे शाया करते हैं तो काफी साल जेल भी हो सकती है और उसका फाइन भी हो सकता है। लेकिन आपकी नियत अगर सही है तो फिर भी प्राइवेसी उनकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए एक प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है बनाया गया है, लेकिन उसको पास नहीं किया गया अभी तक। उस पर जो है कंसल्टेशन जारी है और मेरे ख्याल से हम सबकी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के कानून को जल्द से जल्द पास करें ताकि इस तरह के वाकयात में भी लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। अच्छा उसामा, आप खुद भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो जो कैंपेनिंग होती है इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए वो किस तरह से की जाती है? अगर बच्चों को सेव करने के लिए कोई कैंपेन लॉन्च करनी हो, डिज़ाइन करनी हो, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? किस तरह से लोगों को समझाएंगे और किस तरह से लोगों को अवेयरनेस देंगे? बिल्कुल, इस तरह की कैंपेन हमने खुद भी अपनी तंजीम की तरफ से पहले माजी में कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, हमने इंटरव्यू किया था जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो जहनी मराइज के माहिरीन होते हैं और जो काउंसलिंग करते हैं लोगों की। तो उनकी तरफ से पहले लोगों को आगाही दी जानी चाहिए कि अगर आपको इस किस्म के साइंस नजर आए बच्चों में तो इसका मतलब है कि शायद उनके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है या वो किसी को बता नहीं रहे, तो उसको आप किस तरह से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को भी समझाना चाहिए कि अगर आपको गलत तरीके से कोई हाथ लगाता है, आपके साथ तशद्दुद करता है, तो आप उसको जो है किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने बड़ों को बता सकते हैं। खासकर इन केसेस में लोग बच्चों को ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि अगर आपने ये बात किसी को बताई तो हम आपकी अम्मी को मार देंगे, अब्बू को मार देंगे, इस तरह का ब्लैकमेल करते हैं ताकि बच्चों को खौफ ज़्यादा कर दिया जाए। तो बच्चों को इसकी आगाही होनी चाहिए और इन कैंपेन्स में यही फोकस होना चाहिए कि आप किस तरह से एज पेरेंट्स, एज वालिदैन, ये उनको बताएं कि अगर आपको कोई आपकी इजाज़त के बगैर और कोई गैर शख्स या कोई जानने वाला शख्स आपको हाथ लगाता है, गलत तरीके से हाथ लगाता है, आपको कहीं बुलाता है, आपको छुपाता है, आपको ल्योर करता है कि मैं आपको टॉफी दूंगा या आपको ये दूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ। बच्चों के साथ ये बहुत होता है। ये तो एजुकेट करना चाहिए बच्चों को सामने, लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, उनको कैसे समझाया जा सकता है, टीचर्स कैसे इस मामले को एड्रेस कर सकते हैं और पेरेंट्स अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं?
बिल्कुल, इसमें जो है एक वो उसको बताते हैं गुड टच और बैड टच। तो आप बच्चों को डिटेल में ज़रूरी नहीं है कि जिनसी तशद्दुद के बारे में बताएं, लेकिन आप उनको ये बताएं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच का क्या होता है। और ये जो एक बेसिक एजुकेशन है, ये बच्चों को स्कूलों में भी देनी चाहिए और बाहर भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो क्या मालूम कि इन बच्चों के साथ क्या तशद्दुद हो रहा हो, क्या टॉर्चर हो रहा हो, और वो जो है वो सह रहे हो डर के और किसी को बता ना सके। अच्छा उसामा, एक और मसला क्या होता है कि जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं वो अंडर एज बच्चे होते हैं, बहुत सारे 10-12 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है और वो अकाउंट बना के कुछ ना कुछ शेयर कर रहा होता है, चीज़ें देख रहा होता है, फॉरवर्ड कर रहा होता है। एज से रिलेटेड सोशल मीडिया जितनी भी साइट्स हैं उनकी पॉलिसी क्या होती है? ट्विटर और फेसबुक पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, हर छोटे से लेकर बड़े तक की एक्सेस में होते हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी होती है? क्या एज को डिटेक्ट करने का कोई पैमाना, कोई तरीका मौजूद है? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा और इस पे जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में। पॉलिसियाँ इनकी यही होती हैं कि 12 या 13 साल के बच्चों को जो है अकाउंट बनाने की इजाज़त दी जाती है। तो जब आप अकाउंट बनाते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाती है, और अगर आपके अकाउंट के खिलाफ कोई रिपोर्ट करता है तो उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है, जिसमें अगर आप 18 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, अगर कम है तो आपके पेरेंट्स से भी वो पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें जो बहुत ज़रूरी बात जो आपने उठाई है वो ये है कि अक्सर वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या आईपैड वगैरह दे देते हैं और उसमें सुपरविजन नहीं होती। तो छोटे बच्चों, कम उम्र बच्चों का इंटरनेट का जब इस्तेमाल होता है उनकी सुपरविजन किसी तरीके से होनी चाहिए। आप ये ना करें कि उन्हें बोले बिल्कुल ना इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें यह है कि अगर वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 1 घंटा या 2 घंटे दिन में जो है मार्क कर लें जिसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनका कंप्यूटर घर में ऐसी जगह पे रखें जहाँ हर किसी को नजर आ सके कि वो स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि उनके जो दोस्तों के साथ बातें हो रही हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि बच्चों का क्या यूज है। अच्छा, इसके अलावा जो फेसबुक मैसेंजर है, एक मिनट में आपको बात बता रहा हूँ, जो फेसबुक मैसेंजर है उन्होंने एक मैसेंजर फॉर किड्स बनाया है, और जो मैसेंजर फॉर किड्स है वो पेरेंट्स के अकाउंट से लिंक्ड होता है, और उसमें पेरेंट्स जो है निगरानी कर सकते हैं कि उन्हें मालूम हो कि बच्चा किसके साथ बातें कर रहा है, और खासकर इसलिए कि कई बड़ों के साथ वो बात ना करो जो उनको ल्योर कर सके। तो इस तरह के टूल्स भी मौजूद हैं, और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे आप फिल्टर लगा सकते हैं बच्चों का, जिसमें जो अंडर एज कंटेंट होता है वो आपके बच्चे जो है नहीं एक्सेस कर सकेंगे, वो आप लोगों के बच्चों के मोबाइल फोन या टैबलेट या लैपटॉप पर भी लगा सकते हैं। अच्छा उसामा, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ये तो इक्वली डैमेजिंग है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अगर पेरेंट्स को नहीं पता कि जो सिक्योरिटी टूल्स हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, तो अल्टीमेटली उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। बच्चे अगर कार्टून देखते हैं यूट्यूब पे तो उनका कंटेंट क्या है, वो किस कंट्री से जनरेट हो रहे कार्टून, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये तो पेरेंट्स को नहीं पता होता। बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया, कार्टून लगा के देख लिया, तो उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो उसके लिए चीज़ें सेंसर होनी चाहिए, क्या उसका कोई तरीक़ाकार मौजूद है पाकिस्तान में कि जो कार्टून्स देखे जाते हैं, स्पेशली कार्टून्स पे फोकस करना इसलिए ज़रूरी है कि हर बच्चा देखता है, तो उसके लिए हमारा जो सेंसर बोर्ड है क्या वो इस तरह से काम करता है कि बच्चों तक जो मवाद पहुंच रहा है वो डैमेजिंग ना हो? देखें, इसमें कार्टून्स अक्सर आजकल कार्टून्स बड़ों के लिए भी बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेंसर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मोबाइल फोन पकड़ा के जो है उनको छोड़ना दिया करें, आप देखें कि कौन सा कंटेंट वो देख रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस तरह के कार्टून जिसमें इस तरह के कंटेंट आपको नजर आता है, आप ना उन्हें बेशक दिखाएं, आप रिव्यूज पढ़ें ऑनलाइन कि उसमें क्या है, या कंप्यूटर का जनरल आइडिया आपको हो तो वो देखें। बच्चों को एक डिवाइस के साथ अकेला छोड़ना इज बैड पेरेंटिंग, और बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए, उनकी निगरानी होनी चाहिए। या अगर आपको पता हो कि क्या वो देख रहे हैं वो आप ऑन करके छोड़ दें तो फिर ठीक है, लेकिन बच्चों को जो है बिल्कुल ये छोड़ देना कि आप ये कंटेंट देखें, ये गलत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में पेरेंट्स की और जो स्कूलों में जो लोग हैं उनको जो है होना चाहिए कि वो इनकी आगाही करें कि क्या कंटेंट ठीक है क्या गलत है, क्योंकि अगर आप ये हुकूमत तक छोड़ देंगे, हर रोज नए कार्टून आ सकते हैं, हुकूमत हर रोज सेंसर बोर्ड में देखे कार्टून तो वो नहीं रेगुलेट कर सकते, और अगर वो करें भी तो उनको एक्सेस करने के इतने ज्यादा तरीके हैं कि वो हुकूमत के पास कैपेसिटी भी नहीं है उसको सेंसर करने। अच्छा उसामा, वन लास्ट क्वेश्चन की जितनी भी आपने भी चीजें बताई उसमें मुझे
ये समझ आया कि पेरेंट्स की काउंसलिंग, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई इतना समझदार नहीं होता कि वो बच्चों पर इस तरह से चेक रख सके। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह आप ये शो कर रही हैं, एक बहुत अच्छी मिसाल है आगाही जो है ज़्यादा करने की। तो इन मीडिया की तरफ से, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी इस पे एक जोर होना चाहिए। हम क्या देखते हैं, हुकूमत हर वक्त आपको मैसेज भेज रही होती है। हुकूमत की आप तनकीद ना करें, आप पे केस हो सकता है पीटीए की तरफ से, एफआई की तरफ से, लेकिन आप लोगों को जो ये मुफ्त में मैसेजेस भेज रहे हैं, तो इस तरह के भी मैसेजेस और कंटेंट भेजें और टीवी पे एड्स चलाएं जिसमें आप बताएं वालिदैन को कि बच्चों को आप किस तरह से महफूज रख सकते हैं, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी या उनकी टीवी की एक्टिविटी को किस तरह महफूज रख मैसेजेस के थ्रू बताना चाहिए और टीवी प्रोग्राम्स इसका बेहतरीन जरिया है। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के जाने पड़ना है, वापस आकर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ताहिरा। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, ये होते क्यों हैं? इसके पीछे जहनियत क्या होती है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि जो चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स हैं या ये जो अब्यूज़ ऑफेंडर्स हैं, यूजुअली इन 3-4 चीज़ें इन सब में कॉमन होती हैं। एक तो ये कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स, इनका बचपन में खुद इस तरह अब्यूज़ इन्होंने देखी होती है। कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ होता है बचपन में या लड़कपन में, जिसके नतीजे में फिर आगे जाके ये ऐसे करते हैं। दूसरा जो एक कॉमन चीज़ इन सब में है, वो है एक ज़रूरत पावर की, कंट्रोल की। यानी वो दूसरे से पावरफुल फील करना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, एक ख़ास हद से ज़्यादा, एक नॉर्मल हद से ज़्यादा उनके अंदर नीड फॉर कंट्रोल होता है। इसके अलावा एक एग्रेशन जो इन सब में होता है, एग्रेशन एक ख़ास हद से जब बढ़ जाता है नीड फॉर कंट्रोल के साथ। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो ऐसे कुछ ऑफेंडर्स होते हैं या उनको लगता है कि वो ये करने वाले हैं, वो अक्सर हमें ये बताते हैं कि ये हमारा सिर्फ नीड है कि हम किसी को कमज़ोर महसूस करा सकें। और अक्सर वो कमज़ोर महसूस कराना छोटे बच्चों पे आसान होता है। छोटे बच्चों को दबाना, छोटे बच्चों पे जुल्म करना आसान होता है, तो वो इन लोगों पे जुल्म करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इनमें कॉमन है। एक और बात, ये जो आपने रीजंस बताई हैं, क्या ये बचपन से डेवलप होती हैं या कोई सर्टेन हादसा ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है जो इंसान को इन चीज़ों की तरफ रागिब करता है और इंसान के अंदर वो इंतकामी जज्बात आ जाते हैं, या दूसरे पर कंट्रोल हासिल कर लेने की जो एक माइंडसेट होता है वो जन्म ले लेता है? ये अक्सर बचपन में, जी इसका जो रूट है, जो इसकी जड़ है, वो है तो बचपन में ही ना। ऐसे तमाम जो दिमागी हाल वो होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका जो जड़ है वो बचपन में ही होता है। या तो आपको पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती से बहुत अब्यूज़ किया जाता है, या आपको पेरेंट्स की तरफ से बहुत निगलेक्ट किया जाता है। कई ऐसे बच्चे बड़े होके चाइल्ड अब्यूज़र्स बनते हैं जिनको बचपन में बिल्कुल अटेंशन नहीं मिली होती है, कहीं किसी और के घर दे दिया जाता है पालने के लिए, या अक्सर के जो एक पेरेंट बाप जैसे है वो बहुत ज़्यादा जो मार पीट करते हैं बच्चों के साथ, तशद्दुद किया जाता है बच्चों के साथ, या जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनके अपने साथ इसी किस्म के हादसात हो चुके होते हैं जिनकी वजह से वो बड़े होके ऐसे बन जाते हैं। तो ये होता तो बचपन में ही है, बचपन की। अच्छा ताहिरा, अभी हमने रिसेंटली देखा है कैस्ट्रेशन लॉ पास हुआ। क्या आपको लगता है कि ये कानून इस मसले का हल है? इसके ज़रिए हम लोगों में वो खौफ पैदा कर सकते हैं जिसकी वजह से वो बच्चों का इस्तेहसाल छोड़ दें या बच्चों के जो हरासमेंट के केसेस हैं उनमें कमी आ सके? इज़ इट यूज़फुल? देखिए, इसमें दो बड़े मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात हैं। जो ये लॉ पास करने वाले लोग हैं या जिस रिसर्च के ऊपर ये लॉ बना है, वो ये उनका मानना ये है कि इस कैस्ट्रेशन के बाद उस तरह के जज्बात उठना बंद हो जाते हैं। ठीक है, ख़ास किस्म के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं आपके अंदर। तो जब जज्बात ही नहीं होंगे तो आप ये काम करेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा पहले कि एज अ थेरेपिस्ट और एज अ काउंसलर, हम तो ये मानते ही नहीं कि ये उनके उस किस्म के जज्बात की वजह से हुआ। हम तो ये मानते हैं कि ये उनके जो एग्रेशन था या उनके अंदर जो एक एबनॉर्मल नीड फॉर कंट्रोल था, अब ये तो कैस्ट्रेशन ख़त्म नहीं कर पाई, ये तो उनके अंदर है। तो हाँ, मे बी वो जो एक्ट है ख़ास किस्म का वो ना कर पाएँ, लेकिन अगर वो किसी बच्चे को किसी और तरह अब्यूज़ कर रहे थे या एक ख़ास हद तक अब्यूज़ कर रहे थे, तो वो तो कैस्ट्रेशन से शायद ना रुक सके।
अच्छा ताहिरा, ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो दिन ब दिन केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी खौफ का शिकार हैं। लोग अब घबराते हैं अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजने से, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, मदारिस हों, कहीं पर भी लोग अपने बच्चों को महफूज तस्वर नहीं करते। इवन ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि लोग घर पर ट्यूटर्स को बुलाने से अब अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब वो जो एक एतबार का फैक्टर था, जो ट्रस्ट किया जाता था असातिज़ा पर, उस्ताद को बाप का या माँ का दर्जा दिया जाता था, अब वो हालात नहीं रहे। तो जो माँ बाप का खौफ है उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? इज देयर एनी सॉल्यूशन? सलमा, देखिए, मेरा मानना तो ये है, जब अगेन बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो मेरा तो उलट है, मैं तो माँ बाप में खौफ पैदा करने वालों में से हूँ। थोड़ा सा ये है कि केयर तो अच्छी चीज़ है, खौफ तो चले आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है जब सोसाइटी हम अगर जब ट्रेनिंग करेंगे पेरेंट्स की, देखिए खौफ तब होता है जब आपको लगता है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम पेरेंट्स को कहते हैं कि इसका इलाज है। उसमें पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में नेशन वाइड वर्कशॉप्स होनी चाहिए, स्कूलों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या जैसे आपका ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा है कि इस तरह हम उनकी ट्रेनिंग करें कि किस तरह वो बच्चों को बचा सकते हैं हेल्दी स्टेप्स लेके, क्योंकि अब ट्यूटर से उनको महरूम रखना पढ़ाई से, ये तो ठीक बात नहीं है, आप ठीक कह रही हैं। तो एक तो ट्रेनिंग, दूसरा टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जी। अक्सर टीचर्स को ये पता नहीं होता कि वो बच्चा अब्यूज़ घर से आ रहा है या वो कहीं से अब्यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके छोटे छोटे साइंस हैं जो कि अगर हम उनको सिखा दें, साइकोलॉजिस्ट वगैरह उनकी ट्रेनिंग कर दें, तो वो उसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। बच्चे के थ्रू बच्चा बता सकता है। ये होना शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग। इसी तरह कुछ सख्त पनिशमेंट जैसे कैस्ट्रेशन लॉ वगैरह कई कुछ हद तक तो कामयाब हैं, तो मेरा ख्याल है अगर ये होने लगे, साथ साथ जो ऑफेंडर्स हैं उनकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, उनकी वो साइकोलॉजिकल हेल्प हुकूमत की तरफ से जेल्स में, वो बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है जब पूरे इस सब इकट्ठे मिल के काम करेंगे हम, तो खुद ब खुद पेरेंट्स का खौफ नीचे आना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा ताहिरा, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, बीइंग अ थेरेपिस्ट आपके पास लोग जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, बच्चे भी आते होंगे ज़ाहिर है, लेकिन उनके पेरेंट्स भी एक तकलीफ़ से गुजरते हैं, एक कर्ब से गुजरते हैं। जब इस तरह का कोई वाक़या होता है वो भी आपके पास आते होंगे। क्या आपके पास कोई सोल्यूशन होता है उनके खौफ का, उनकी परेशानी का, इस कर्ब से निकलने के लिए? क्या थेरेपी के ज़रिए ये हीलिंग मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। स्लो है, देखिए, क्योंकि ये एक ट्रॉमा है। आपने जैसे सुना होगा PTSD जिसे हम कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो वो सिर्फ जंग वगैरह या वॉर या वो चीज़ नहीं है, वो ये भी एक ट्रॉमा है जो कि दिमाग और आपका जिस्म इसको महसूस करता है और याद रखता है। तो इसका जो इलाज है वो स्लो है, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं वो गिल्ट के साथ आते हैं सलमा। वो ये कहते हैं कि ये मेरा कसूर था, या ये मैं ये कर लेता या ये कर लेती तो शायद ये ना होता, या एक और जो होता है हैरानी कि मुझे पता कैसे नहीं चला, ये तो मेरा अपना बच्चा था। क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ में सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, सबसे जो तकलीफ दे चीज़ है, वो ये है कि आपका बच्चा आपको बताता नहीं। अक्सर बच्चे ख़ास स्टेज तक बता नहीं पाते, तो पेरेंट्स में गिल्ट और हैरानी इतनी ज़्यादा होती है, और फिर वो शक करने लगते हैं अपनी पेरेंटल एबिलिटीज़ पे। तो इन सब का इलाज ऑफ कोर्स थेरेपी के साथ मुमकिन है वो, लेकिन अगर रेगुलर थेरेपी कराई जाए, और जैसे कि मैंने कहा कि लेकिन फिर रियल में भी अगर हालात ठीक कर, हुकूमत कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले कि पेरेंट्स को लगे कि अब हमारे बच्चे महफूज हैं, तो क्यों नहीं, इसका इलाज तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे एक सर्टेन एज तक बताने से भी घबराते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, उसके लिए किस किस्म के इक़दाम मुमकिन है, किस किस्म की ट्रेनिंग मुमकिन है? क्या ये बच्चे के पेरेंट्स को करनी चाहिए, टीचर्स को करनी चाहिए, थेरेपिस्ट को करनी चाहिए, ये सब की कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए? ये कलेक्टिव एफर्ट है, देखिए कलेक्टिव एफर्ट है। और सबसे पहले जो हमें ना इससे शर्म को हटाना है। देखिए ये एक क्राइम है, जैसे कि हम चोरी का बताते हुए शर्माते नहीं है ना, शर्म नहीं आती कि मेरे घर से चोरी हो गई, ठीक है, लेकिन इस तरह के एक्ट से पेरेंट खुद भी शर्माते हैं। हमने वो पेरेंट्स भी देखे हैं जो कि अपने बच्चों को बाकायदा चुप करा देते हैं कि तुमने ये किसी को बताना नहीं है, तुमने ये किसी से कहना नहीं अगर तुम्हारे साथ हो गया, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से और टीचर्स से और देखने वालों से कि इस चाइल्ड अब्यूज़ से शेम को अलग कर दें, शर्म को अलग कर दें। ये एक क्राइम है, ये एक जुल्म है, एक जुर्म है जो आपके बच्चे के साथ हुआ है, तो इसको एक तो जुर्म की तरह इसको ट्रीट करें और इसका जिक्र करना शुरू करें ड्राइंग रूम्स में, घरों में। तो एक तो ये बात, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो शायद मेरा कसूर है। दूसरा, अक्सर बच्चे इसलिए नहीं बताते जी कि उनको जो उनका जो अब्यूज़र है वो ये कह देता है कि अगर पता चला ना मामा को या डैडी को पता चला, बाबा को, तो वो तुम्हें ही डांटेंगे, और यकीन माने ये बात सच हो जाती है।
बच्चे को लगता है कि मैं ये बताऊंगा कि ये मेरे साथ हुआ, तो माँ बाप अपनी तकलीफ में आके उसको डांटने लगते हैं कि तुम क्यों गए वहां, तुमने क्यों उनकी बात मानी। सही। तो अगर हम ये चीज हटा बच्चों के दिलों से हमें खौफ को निकालना होगा, जुर्म को जुर्म तस्वर करना होगा, और जब तक इस जुर्म का खात्मा नहीं होगा हम आगे बढ़ने में नाकाम रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।